अच्छा, उसके बाद आ जाती है अपीयरेंस ऑफ लंग एंड इनहेलेशन ऑफ द कार्बन पार्टिकल इन द इरिटेंट्स। बेबीज़ के चिल्ड्रन के लंग क्योंकि बिकॉज ऑफ द इनहेलेशन ऑफ द पोल्यूटेड एयर डार्क और मोटल्ड लंग्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट किए होते हैं, और इसके अलावा स्मोकर्स के अंदर तो टोबैको भी एक्यूमुलेशन हुई होती है, ठीक है। लेकिन लंग्स के अंदर जो है ना वो कंसिडरेबल एबिलिटी होती है कि वो कार्बन को टॉलरेट कर जाएँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें की इनहेलेशन की वजह से हमारे पास स्मोकर्स कफ हो जाती है, ठीक है। लिम्फ जो होता है लंग्स का, उसके पास फेगोसाइट्स होते हैं जो कि इन सब के साथ डील कर रहा होता है। वो कार्बन को रिमूव करता है फ्रॉम द गैस एक्सचेंजिंग सर्फेसेस, उनको इनएक्टिव कनेक्टिव टिश्यू पर डिपॉजिट करता है लंग्स के, या फिर उनको लिम्फ नोड्स में डिपॉजिट कर देता है जो कि लिम्फ रिसीव कर रहे होते हैं लंग्स से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग एंड परकशन ऑफ थॉरैक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। हम इनसे असेस करते हैं कि ब्रोंकियोपल्मोनरी ट्री से लोब्स तक एयर फ्लो को असेस करते हैं, ठीक है। परकशन हम किसे कहते हैं कि हमने फिंगर्स जो हैं वो थोरेसिक वॉल के अगेंस्ट फैमिली प्रेस की हुई हैं, ठीक है, और उन फिंगर्स पर फिर हम टैप कर रहे हैं। इससे हमें डिटेक्ट करते हैं लंग के साउंड्स, ठीक है। अंडरलाइन टिश्यू की परकशन से हमें पता लग जाता है, डिफरेंट किस्म की साउंड्स आती हैं कि क्या प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्यूज्ड एयर इज़ फ्यूज्ड एयर तो उसका मतलब है कि रेजोनेटिंग साउंड आएगी। अगर फ्लूइड प्रेजेंट है तो डल साउंड आएगी। अगर सॉलिड पार्टिकल है कोई नीचे तो फ्लैट साउंड आएगी। ऑस्कल्टेशन का ये है कि ऑस्कल्टेशन में हमेशा रूट ऑफ लंग इंक्लूड होती है ऑस्कल्टेशन में, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि लंग की बेस की ऑस्कल्टेशन करनी है तो इसका मतलब है कि इन्फीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इन्फीरियर लोब की ऑस्कल्टेशन करनी है, ठीक है। ये परकशन दिखाई हुई है। अच्छा, तो अगर हमने ऑस्कल्टेशन करनी है तो उसके ऑस्कल्टेशन की मैं बात बेसिकली कर रही थी, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल एट द लेवल ऑफ द 10th थोरैसिक वर्टिब्रा पर स्टेथोस्कोप लगाकर हम ऑस्कल्टेट कर सकती हैं, ठीक है। बेस ऑफ द लंग को इस एरिया की हम बात करें। उसके बाद आ जाता है एस्पिरेशन ऑफ द फॉरेन बॉडीज़, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो राइट ब्रोंकस में जाती हैं, बिकॉज इट्स वाइडर, इट्स शॉर्टर, इट्स मोर वर्टिकल, इट्स मोर इन लाइन, ठीक है। तो पार्टिकल ने ट्रैप होना तो इसी के अंदर होते हैं, इसकी ब्रांचेस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो साथ उन्होंने डेंटिस्ट की एग्जांपल दी हुई है कि टीथ की फिलिंग करते हुए टीथ या फिलिंग ऑफ द टीथ इसके अंदर जा सकती है, ठीक है। तो इसके केस में फॉरेन ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी हो सकता है इसके अलावा भी। तो डेंटिस्ट थिन रबर डैम यूज़ करते हैं इनटू द ओरल कैविटी, उसको इंसर्ट कराते हैं, मतलब वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं बिफोर परफॉर्मिंग सर्टेन प्रोसीजर। उसके बाद उसको रिमूव कर लेते हैं ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि कोई फॉरेन बॉडी जो है वो अंदर ना चली जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी जो होती है ना, जैसे मैंने पहले भी एक स्कोपी पढ़ी कि कैमरा इंसर्ट करना है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी में हम बेसिकली ट्रीकिया से ब्रोंकस और उसके बाद कैरिना वाले एरिया में लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी में इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद है ना वो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का पता लगाना, ठीक है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के केस में ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स जो है ना, जो कि प्रेजेंट होते हैं एट एन एंगल बिटवीन द ब्रोंकस, वो इनलार्ज हुए होते हैं, और कैनिना डिस्टॉर्टेड होता है, वाइडेंड होता है पोस्टीरियरली, इमोबाइल होता है। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक हमारे पास साइंस के तौर पे आ जाती हैं कि ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा इज़ प्रेजेंट, ठीक है। कफ रिफ्लेक्स जो होता है ना वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन जो कवर करी होती है कैरिना को, उसी से रिलेटेड होता है। ये बेसिकली एक सेंसिटिव एरिया होता है ट्रिक्यो ब्रोंकियल ट्री का। जैसे अभी इन्होंने फिर एग्जांपल दी हुई है कि पीनट अगर चला जाता है अंदर, ठीक है, यहाँ पर कि पीनट अगर पास कर जाता है तो वो कैरिना वाले रीजन को पास कर जाता है तो फिर कफिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर टर्म है पोस्टरल ड्रेनेज ऑफ लंग, कि पोस्चर की हेल्प से हम लंग की ड्रेनेज करा रहे हैं। हम इसमें विक्टिम को इन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और ग्रेविटी की हेल्प से जो चीज़ अंदर जाकर फॉरेन पार्टिकल अंदर गया, फॉर एग्जांपल पीनट ही है, ठीक है, पीनट अंदर गया तो इन्वर्ट करेंगे ग्रेविटी की वजह से, चांसेस हैं कि वो बाहर आ जाए। इसे हम पोस्टरल ड्रेनेज ऑफ लंग कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि लंग की सिक्रीशंस जब पास करती हैं कैरिना को तो हमारे पास कफिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लंग रिसेक्शंस में क्या होता है कि सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हैं हम डिजीज़ सेगमेंट की। इसका कॉज ये होता है कि हम ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट की रिसेक्शन करते हैं, ठीक है। इसका कॉज होता है कि हमें कोई भी कॉज हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसमें लंग रिसेक्शन कर सकते हैं।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हम ब्रोंकियल पल्मोनरी सेगमेंट्स का पता हो तो उससे हम सेगमेंटेक्टमी, लोबेक्टमी और न्यूमोनेक्टमी कर सकते हैं। पूरा लंग रिमूव, लोब रिमूव या सेगमेंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी कॉज की जो मैं बात करने लगी थी वो ये थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो हम एक सिंगल सेगमेंट रिमूव कर देते हैं क्योंकि उसके अपने इंडिविजुअल नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेगमेंटल एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस हमने पहले पढ़ा, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं कि डिस्टेंशन जो है लंग्स की वो ख़त्म हो गई है और लंग की इलास्टिसिटी लंग को कोलैप्स करवा देती है, ठीक है। सेगमेंटल एटेलेक्टेसिस में ये होता है कि सेगमेंट ब्लॉक हो गया, उसकी एयर सप्लाई ब्लॉक हो गई है, एयर जो है वो अब एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में, सेगमेंट कोलैप्स कर जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और मीडियास्टाइनल शिफ्ट हो जाएगी टू द मीडियास्टाइनल शिफ्ट प्रोड्यूस होगा अफेक्टेड साइड की तरफ, और इप्सिलेटरल सेगमेंट जो होगा वो एक्सपैंड करके कंपनसेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है ये इसकी वजह से डिजीज़ और डेथ दोनों कॉज हो सकती हैं, ठीक है। बेसिकली एम्बोलस जो होता है वो फैट ग्लोब्यूल ब्लड क्लॉट के एयर हो सकता है, ठीक है। एयर कैसे आएगी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ है लेग में तो लेग की वेन से ब्लड में एयर आई और ब्लड से लंग्स में आ गई, ठीक है। अब एम्बोलस ने क्या करना होता है, एम्बोलस राइट हार्ट से लंग में जाएगा, लंग से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होती है वो मतलब कोई आम सी बात नहीं है, इट्स सीरियस, ठीक है। तो उसके बाद जो होगा लंग का सेक्टर जो होगा उसकी वेंटिलेशन तो हो रही होगी लेकिन उसकी परफ्यूजन विद द ब्लड नहीं हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसमें ये होता है कि एम्बोलस जब लार्ज होता है तो ऑक्सीजनेशन जो होती है ब्लड की वो कम हो जाती है और ब्लड फ्लो जो होता है ब्लॉक हो जाता है। राइट हार्ट जो होता है वो डायलेट फिर कर जाता है ताकि जो जितना भी ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आ रहा है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। उसके बाद हाँ, अच्छा, इसमें जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में उन्होंने यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म यूज़ की हुई है, एक्यूट कोर परमानेल, ठीक है। इन केसेस में उन्होंने ये भी बताया हुआ हमें कि फ्यू मिनट्स के अंदर डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने अच्छा बाद में ये बात की, उससे पहले उन्होंने हमें एक बात बताई दी है कि पल्मोनरी इन्फैक्ट क्या होता है। बेसिकली इसमें ये होता है कि ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट जो होती है उसकी आर्टीरियल सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें नेक्रोटिक टिश्यू डेवलप हो जाता है, टिश्यू डेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक्टिवली जो जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, जो पीपल एक्टिव हैं उनके अंदर कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाती है और पीई जो है उनके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस कम हैं, ठीक है। अनास्टमोसिस डेवलप हो जाता है बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। उसके बाद है क्रॉनिक कंजेशन। क्रॉनिक कंजेशन जो होते हैं जो जिनमें होती है उनके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से लंग इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। और विसरल प्लूरा जो होती है वो ब्लड डिप्राइव हो जाती है, प्लूराइटस हो जाता है और पैराइटल प्लूरा के साथ वो फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पेन की बात की हुई है कि पैराइटल प्लूरा की जो पेन है वो क्यूटेनियस इंटरकोस्टल नर्व की वजह से थोरैसिक वॉल और इंफीरियर नर्व की वजह से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है,